Dear students, myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12. Today we are going to discuss mutation. अब जानते हैं म्यूटेशन क्या होती है, म्यूटेशन के कॉजेज़ क्या हैं, उसके फर्दर टाइप्स क्या हैं और उसके एग्जांपल्स हम देखेंगे, जैसे कि पॉइंट म्यूटेशन है, क्रोमोसोमल एब्रेशन है, उसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और फर्दर कुछ टाइप्स हैं, इन तमाम को हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन आप ये बात जानते हैं क्या होती है, दैट इज अब्रप्ट चेंज इन डीएनए। यानी कि म्यूटेशन हम डिफाइन करें तो हम ऐसा कहते हैं अब्रप्ट चेंज इन डीएनए। अब्रप्ट आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अचानक ऐसे ही किसी वजह से चेंज आ जाना, और ये चेंज इस तरह से आना कि वो उसके मैसेज को चेंज कर दे। यानी कि हम इसको डिफाइन करें तो हम कहते हैं अब्रप्ट चेंज इन डीएनए, दैट इज नोन एज म्यूटेशन। ये म्यूटेशन कहलाता है। आप सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं द चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए, दैट इज नोन एज म्यूटेशन। ये म्यूटेशन कहलाता है। अब इसके हमने टाइप्स भी डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले हम एक फैक्ट डिस्कस करते हैं। फैक्ट बेटा जी ये है कि आपकी बॉडी में आप अपने सेल्स काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। हम ऐसे ही कंसीडर कर लेते हैं कि आपकी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हर सेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन ईच सेल। और आपकी जो बॉडी है वो मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है। यानी कि आप ऐसे काउंट करें कि जब छोटा बच्चा तो उसमें सेल्स का नंबर कम है, जैसे बढ़ते जाएंगे आपकी ग्रोथ होगी, नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज करते जाएंगे, तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आपकी बॉडी के अंदर जो हैं वो मौजूद हैं। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। अब ये ट्रिलियंस ऑफ सेल, ईच सेल कंटेनिंग 46 क्रोमोसोम इन इट। और आपने चैप्टर में पढ़ा है, नेक्स्ट चैप्टर में आप डिस्कस भी करेंगे कि एक क्रोमोसोम्स की जो लेंथ होती है, जस्ट एंड ओनली वन क्रोमोसोम, वो 5 सेंटीमीटर होती है। तो इस तरह से अगर आप 46 क्रोमोसोम एक सेल के अंदर डिस्कस करेंगे तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी। अगर आप पूरी बॉडी के तमाम सेल्स लें और उन तमाम सेल्स में क्रोमोसोम्स निकालें और उनकी लेंथ को काउंट करें, तकरीबन हम ऐसे कह सकते हैं कि ये 100 बिलियन किलोमीटर जो है वो बन जाएगा। 100 बिलियन किलोमीटर जो है ये बन जाएगा। अब इतना डिस्टेंस, आपको एक फैक्ट ये है कि ये जो डिस्टेंस है अराउंड, आप ऐसे कह सकते हैं 60 टाइम्स फ्रॉम अर्थ टू जुपिटर। फ्रॉम अर्थ टू जुपिटर, ये हम सैयारों की बात कर रहे हैं। अर्थ से अगर आप जुपिटर तक जाते हैं, तकरीबन 60 टाइम्स आप जाएं वापस आएं, और तकरीबन 100 बिलियन किलोमीटर, ये इतना डिस्टेंस बनता है अगर आप तमाम बॉडी के सेल्स लें और उनके क्रोमोसोम्स की लेंथ को इस तरह से आगे आप जोड़ते जाएं, एक लाइन अप करें। तो ये एक फैक्ट है स्टूडेंट। तो फैक्ट के मुतालिक आपने समझा कि तकरीबन 100 बिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो बनता है, और ये अराउंड अर्थ से जुपिटर 60 टाइम्स अगर आप आते जाते हैं तो इतना डिस्टेंस है। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया है? आपकी बॉडी के तमाम सेल्स को लिया, तमाम सेल्स में से क्रोमोसोम्स को निकाला और उन तमाम क्रोमोसोम्स को हमने लाइन अप किया, तो इतना डिस्टेंस जो है वो बनता है। ये एक फैक्ट कह सकते हैं जो हमारी बॉडी के रिलेटेड है। अब बताना ये चाह रहा है कि इतना बड़ा डीएनए है, इतने बड़े उसमें क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, इतना डिस्टेंस है, तो कहीं पे भी चेंज आ सकता है? चेंज तो आ सकते हैं, और वही चेंज जो है वो क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। मतलब इस पूरे डीएनए में कहीं से भी हो सकता है। अब ये बात आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। एक हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स हैं, और दूसरे जो सेल्स होते हैं वो जर्म लाइन सेल्स होते हैं। ठीक है, जर्म लाइन सेल्स मौजूद हैं। अब सोमैटिक सेल्स, यू नो दैट विल मेक योर ओन बॉडी। ये आपकी बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, बॉडी सिस्टम्स बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। जबकि जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं, इनमें खासियत ये है कि दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक गैमेट्स। ये गैमेट्स बनाते हैं। और ये भी आपको पता है कि अगर यहाँ पे चेंज आता है, यानी कि सोमैटिक सेल्स के क्रोमोसोम्स में चेंज आता है, ये तो बॉडी सिस्टम्स में ही रहेंगे।
that will not be transmitted from one generation to next generation, यानी कि ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन कभी भी ट्रांसमिट नहीं होंगे। अब यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं, इफ देयर इज म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल्स, यानी कि अगर तो इसमें म्यूटेशन होती है सोमैटिक सेल्स के अंदर, तो दैट विल नॉट बी ट्रांसमिटेड, नॉट इनहेरिटेड, ये अगली नस्ल में ट्रांसमिट नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी के सेल्स के अंदर ही रहेगी। लेकिन जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स आप जानते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं, अगर इनमें म्यूटेशन आ जाती है, इफ देयर इज एनी म्यूटेशन इन जर्म लाइन सेल्स दैट विल बी इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होगी। तो इट मीन टू से म्यूटेशन कैन बी पॉसिबल इन सोमैटिक सेल एज वेल एज इन जर्म लाइन सेल्स, दोनों सेल्स में म्यूटेशन हो सकती है। अगर तो सोमैटिक में है तो कहाँ पे रहेगी, उसी की बॉडी में रहेगी, और ये एवोल्यूशन में रोल प्ले नहीं करेगी, बिकॉज दिस इज नॉट इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन, ये नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं हो रही। जबकि अगर हम बात करें जर्म लाइन सेल्स की, तो ये आगे ट्रांसमिट होती हैं, दैट विल प्ले रोल इन एवोल्यूशन, और ये किस में रोल प्ले करेगी, एवोल्यूशनरी प्रोसेस में रोल प्ले करेगी, दैट विल बी ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस में रोल प्ले कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी कंसीडर किया जा सकता है। अच्छा, एक तो बात हमने ये समझ ली। नेक्स्ट, म्यूटेशन की और भी टाइप्स हैं। अब वो म्यूटेशन की टाइप्स क्या हैं, दैट्स डिपेंडिंग अपॉन द चेंज, मेगा चेंज है या माइक्रो चेंज है, उसकी बेस पे हम लेते हैं। जब हमने टाइप्स की बात की, तो टाइप्स हम ऐसे भी कह सकते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, एक क्रोमोसोमल एब्रेशन जो कि मेगा चेंज, बड़ा चेंज है, और दूसरा कौन सा होगा, माइक्रो चेंज, जिसको हमने पॉइंट म्यूटेशन के नाम से मेंशन किया है। यानी कि एक हम कहते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन, दूसरा हमने कहा कि पॉइंट म्यूटेशन है। कैसी म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन है। अब देखिए, जो क्रोमोसोमल एब्रेशन है, पूरे का पूरा क्रोमोसोम लॉस हो सकता है, यानी कि मेगा चेंज आप कह सकते हैं, देयर इज मेगा चेंज, इसमें बड़ा चेंज आएगा। और इसमें क्या है, माइक्रो, मतलब थोड़ा सा, आप ऐसे भी कह सकते हैं जस्ट ओनली एक या दो न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। जब हम मेगा चेंज की बात करते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन के अंदर, तो इसमें मैंने एक बात की कि पूरे का पूरा क्रोमोसोम लॉस हो सकता है, या फिर उसमें ऐसे भी है कि थोड़ा सा पार्ट लॉस हो जाए। जब थोड़ा सा पार्ट लॉस होगा तो उसे हम डिलीशन के नाम से मेंशन करते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि किसी और जगह से वो एक पार्ट टूटा है, इस जगह पे पार्ट ऐड हो गया है, एंड दैट इज नोन एज इंसर्शन, और इसको हम किस नाम से मेंशन कर सकते हैं, इंसर्शन के नाम से मेंशन करते हैं। इफ देयर इज अ लॉस ऑफ कंप्लीट और एडिशन ऑफ अ कंप्लीट क्रोमोसोम्स दैट मे लीड टू सिंड्रोम, सिंड्रोम आप ऐसे कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ डिजीज, बहुत सी डिजीजेस उसमें क्या हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। अब देखिए, यहाँ पे एग्जांपल्स भी मौजूद हैं हमारे पास। एग्जांपल्स कौन सी हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि एक है क्लेनफेल्टर्स सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर्स सिंड्रोम। अब इसी तरह से एक हमारे पास टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम। मल्टीपल टाइप्स के सिंड्रोम्स जो हैं वो चैप्टर 21 के अंदर आप उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें आपने प्रॉपर्ली, जब हमने मियोसिस डिस्कस करना है तो क्रोमोसोम्स का लॉस या एडिशन होगा, तो उसमें आप इसकी फर्दर डिटेल्स, सिम्टम्स कैसे होते हैं, ये सब कुछ हम उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपने ये समझना है कि ये एक मेगा चेंज है, और इसमें क्रोमोसोमल पार्ट या ओवरऑल होल क्रोमोसोम्स कैन बी एडिड और लॉस, ये ऐड हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट म्यूटेशंस। पॉइंट म्यूटेशंस में हमने कहा कि माइक्रो है। Micro mean to say if there is a one, एक or few nucleotides, यानी कि एक या फिर चंद एक न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो यहाँ तो एडेड होती हैं, मतलब कि ऐड हो जाती हैं, या फिर लॉस हो जाती हैं, या फिर सब्स्टिट्यूट हो जाती हैं। सब्स्टिट्यूट आप ऐसे कह सकते हैं रिप्लेस हो जाती हैं। अगर तो ऐसा होता है, यानी कि एक या चंद एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होंगे, तो फिर क्या कहलाएगा, पॉइंट म्यूटेशन कहलाएगा। और पॉइंट म्यूटेशन के हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स मौजूद हैं। एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जांपल दी गई है सिकल सेल एनीमिया की, सिकल सेल एनीमिया की। इसको आप फर्दर भी डिस्कस करेंगे, और आपने चैप्टर नंबर 2 में फर्स्ट ईयर में भी इसको डिस्कस किया हुआ है। हम इसे सिकल सेल हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें होता क्या है, होता यह है कि आप जानते हैं जो हीमोग्लोबिन है, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद होती हैं,
4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड होती हैं। एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको हम अल्फा चेन्स के नाम से मेंशन करते हैं, और एक ऐसा ग्रुप है जिसको हमने बीटा चेन के नाम से मेंशन किया है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 चेन इसमें है, 2 ही चेन किसमें है, बीटा चेन के अंदर है। टोटल कितनी है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स एग्जिस्ट करती हैं। अब देखिए, जो बीटा चेन में 2 मौजूद हैं, उसमें हर चेन के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ था जीन के अंदर। यानी कि यहाँ पे अगर मैं अमाइनो एसिड्स की बात करूँ पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, पीपीसी मीन पॉलीपेप्टाइड चेन, इसके अंदर अगर देखा जाए फ्रॉम एन टर्मिनल, यानी कि जब आप एन टर्मिनल से जाते हैं सी टर्मिनल की तरफ, तो उस वक्त जो 6th नंबर पे, यानी कि 6th नंबर पे एक अमाइनो एसिड मौजूद है, वो नॉर्मल में क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड। लेकिन जब इसमें चेंज आता है, म्यूटेशन होती है, दैट इज रिप्लेस्ड इनटू वेलिन। ये किस में रिप्लेस हो जाता है, वेलिन में रिप्लेस हो जाता है। मतलब दैट इज प्रेजेंट इन नॉर्मल, ये नॉर्मल में एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जब ये रिप्लेस होगा तो दैट इज रिप्लेस्ड इनटू वेलिन। ये एक अमाइनो एसिड के अंदर अदर अमाइनो एसिड के अंदर रिप्लेस हो गया, जो कि क्या है, वेलिन। और जो वेलिन है ये पेशेंट्स के अंदर चेंज हुआ है। आप ऐसा कह सकते हैं, ऐसा पर्सन जिसमें हीमोग्लोबिन सिकल सेल हीमोग्लोबिन है, उसके अंदर वेलिन आ गया है। ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज इसको बनाने के लिए स्पेसिफिक जीन्स रिक्वायर्ड होती हैं। बनाने के लिए स्पेसिफिक क्या है, जीन्स रिक्वायर्ड होती हैं। अब ये जो जीन इसमें मौजूद है, इसमें जो जीन मौजूद है उसमें नॉर्मल जो है वो टी है। टी का मतलब थाइमिन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि नॉर्मल में क्या मौजूद है, टी, दैट इज सब्स्टिट्यूटेड इनटू ए। अब देखें, एक हुआ क्या है जीन के अंदर, यानी कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड के अंदर पहले था थाइमिन, उसको रिप्लेस किस में किया गया, एडेनिन में। एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ जिसकी वजह से एक अमाइनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन चेंज हो गया। अमाइनो एसिड जो नॉर्मल था वो ग्लूटामिक एसिड था, दैट इज रिप्लेस्ड इनटू वेलिन। वो किस में रिप्लेस हो गया, वेलिन में रिप्लेस हो गया। और ये रिप्लेस हुआ है फ्रॉम एन टू 6th अमाइनो एसिड, यानी कि एन टर्मिनल एक एंड है, यहां से जब आप 6th अमाइनो एसिड पे जाएंगे, दैट 6th अमाइनो एसिड इज रिप्लेस्ड। ये किस में होता है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन के अंदर। और इसी की वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो उसकी शेप जो है वो चेंज होती है, और रेड ब्लड सेल्स की शेप जो है वो सिकल जैसी, सिकल आप जानते हैं वो द्रांति को कहते हैं जिसे हम चारा काटते हैं, हम क्रिसेंट मून लाइक भी कह सकते हैं, उस जैसी हो जाती है, जो कि आगे पर्सन में एक डिजीज कॉज करती है, जो कि उसको डेथ की तरफ भी लेके जाती है। अब ये तो हमने एक डिस्कस की एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल भी मौजूद है जिसको हम फिनाइल कीटोनुरिया के नाम से मेंशन करते हैं। That is another example of point mutation that is named as phenylketonuria. Phenylketonuria. ये जो phenylketonuria है इसको हम in short प्यार से PKUB लिख लेते हैं, phenylketonuria। अब ये जो phenylketonuria है ये भी एग्जाम्पल है पॉइंट म्यूटेशन की। इसमें क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, इसमें एक अमाइनो एसिड है, एक कंपाउंड है जिसका नाम है फिनाइल एलानीन। फिनाइल एलानीन आम नॉर्मल पर्सन में क्या होता है, फिनाइल एलानीन इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इसको हम क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, डिग्रेडेड विद एंजाइम इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। सादा से सब्सटेंसेस में हम इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। लेकिन आपको पता है जो पेशेंट होते हैं, यानी कि जिनमें ये फिनाइलकीटोनुरिया की डिजीज होती है, उन पेशेंट्स के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, उन पेशेंट्स के अंदर ये जो एंजाइम मौजूद है, दैट एंजाइम इज एबनॉर्मल। यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं, वो जो पेशेंट्स होते हैं, यानी कि जिसको PKU डिजीज होती है या ऐसे जिसमें म्यूटेशन हो चुकी होती है, उसमें एंजाइम जो इसमें इन्वॉल्व होता है, दैट एंजाइम इज फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। एंजाइम का नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये जो एंजाइम है, दैट एंजाइम इज एब्सेंट। आप ऐसे कह सकते हैं पेशेंट में या तो ये एंजाइम होता नहीं या फिर ये डिफेक्टिव एंजाइम होता है। अगर तो ये डिफेक्टिव एंजाइम है, ये एंजाइम एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या इसकी डिग्रेडेशन होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी।
जब इसकी डिग्रेडेशन नहीं होगी तो पेशेंट के अंदर ये जो फिनाइल एलानिन का सब्सटेंस है दैट इज गोइंग टू बी स्टोर, ये स्टोर होना शुरू हो जाएगा। यानी कि पेशेंट के अंदर इसकी क्या होनी शुरू हो जाएगी, स्टोरेज होनी शुरू हो जाएगी। और स्टोरेज होगी तो बहुत से सिस्टम्स को प्रॉब्लमेटिक कॉज करेगी। अल्टीमेटली अब ऐसा भी कह सकते हैं कि ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम कॉज करेगा। जब ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम कॉज करेगा तो अल्टीमेटली जो पेशेंट होते हैं वो मेंटली रिटार्ड हो जाते हैं, यानी कि दिमाग उनका प्रॉपर्ली ठीक नहीं होता, अल्टीमेटली उनकी डेथ भी हो जाती है। ब्रेन डेवलपमेंट जो होती है वो एबनॉर्मल होती है, मतलब नॉर्मल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये फिनाइल कीटोनुरिया जो है उन पेशेंट्स के अंदर जस्ट एंड ओनली एक एंजाइम डिफेक्टिव होने की वजह से ये प्रॉब्लम कॉज होती है। अब फर्दर हमने क्या डिस्कस करना है, हमने इसके कॉजेज डिस्कस करने हैं और फर्दर जो टाइप्स है वो हमने डिस्कस करनी है। तो उसको डिस्कस करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हमने अभी तक जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया इंट्रोडक्शन, उसके बाद फैक्ट को डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, जर्मलाइन सेल्स में, सोमैटिक सेल्स में, पॉइंट म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन, टाइप्स को डिस्कस किया, फर्दर उनकी एग्जांपल्स भी डिटेल में डिस्कस की। अब हमने जो डिस्कस करना है उसके कॉजेज डिस्कस करने हैं, मतलब कि ऐसी क्या वजह है, क्यों म्यूटेशन हो रही है, व्हाट आर द मेन कॉजेज। अब जब हम कॉजेज की बात करते हैं तो आपके टॉपिक में तो आप जानते हैं कि ये कहीं कहीं पे लिखे हुए हैं, लेकिन हम उनको कंबाइन करके एक पॉइंट में ले आते हैं क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द म्यूटेशन। तो इसमें आप बता सकते हैं सबसे पहला जो है मिस्टेक इन डीएनए रेप्लिकेशन, मिस्टेक इन डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में मिस्टेक हो सकती है। अब जानते हैं कि ये जब रेप्लिकेशन हो रही होती है, वैसे तो हम कहते हैं एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द डीएनए बनानी होती है, तो एग्जैक्ट कॉपी सम टाइम जो पेयरिंग एरर आ जाते हैं। पेयरिंग एरर आप इस तरह से कह सकते हैं कि जब म्यूटेशन हो जब मतलब रेप्लिकेशन हो रही होती है उस वक्त टी की जगह पे ए लग जाता है, वो ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी शो करती हैं। यू नो दैट कि इसमें जो म्यूटेशंस होती हैं होना तो सिर्फ चेंज ही है और एक या फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स का चेंज है, तो वो एक या फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स के चेंज एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी शो करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर। उस सिमिलैरिटी की वजह से पेयरिंग एरर्स आते हैं और इस रेप्लिकेशन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये रेप्लिकेशन प्रॉब्लम्स जो हैं वो फिर आगे डिजीज़ की तरफ जो है वो लेके जाती हैं। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं इनके अलावा कुछ फिजिकल, जैसे कि हम रेडिएशंस की बात करते हैं। रेडिएशंस आप जानते हैं ऐसी रेडिएशंस जो आपके जेनेटिक मटेरियल को चेंज करने की सलाहियत रखती हैं, यानी कि जिनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। मोस्टली आपने जो सुना है वो एक्स रेज के बारे में सुना है, यूवी रेज के बारे में सुना है। तो ये ऐसी रेज होती हैं जो आपके जेनेटिक मटेरियल को चेंज करने की सलाहियत रखती हैं, तो इनकी वजह से भी म्यूटेशंस होती हैं। आमतौर पे आपने सुना है कि ये जो यूवी रेज होती हैं इनसे ये स्किन कैंसर हो जाता है, आइज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। एक्स रेज से किसी भी तरह की म्यूटेशन हो सकती है और प्रॉब्लम्स के कॉज हो सकती हैं। तो ये वही चीज़ हैं जो इसमें डीएनए के अंदर चेंज लाती हैं, जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ केमिकल्स होते हैं। अब ये जो केमिकल्स होते हैं ये दो तरह से हो सकते हैं। सम टाइम हम कहते हैं पॉइजन्स टाइप हो सकती हैं, या फिर इस तरह का कोई मटेरियल्स जो डिजीज़ कॉज करता है और वो कॉज इस तरह से करता है कि जेनेटिक मटेरियल को चेंज आउट कर देता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स हैं या एफ्लुएंट्स हम कहते हैं, जो कि इंडस्ट्री से वेस्ट मटेरियल जो है वो निकल रहा होता है। इंडस्ट्रियल्स केमिकल्स, ये इंडस्ट्रियल्स केमिकल्स होते हैं ये भी इतने जहरीले होते हैं कि ये म्यूटाजेनिक होते हैं। म्यूटाजेनिक का मतलब म्यूटेशन कॉज करने की सलाहियत रखते हैं, जेनेटिक मटेरियल को चेंज करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये भी क्या कॉज कर सकते हैं, म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। और अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि चैप्टर 21 के अंदर जब हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो उस वक्त नॉन डिसजंक्शन होती है। नॉन डिसजंक्शन का मतलब बेटा जी ये है कि क्रोमोसोम्स को वैसे तो इक्वल डिवाइड होना चाहिए डॉटर सेल्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे इक्वल डिवीजन नहीं होती। जब क्रोमोसोम्स की अनइक्वल डिवीजन होगी, एक में ज्यादा और एक में कम, तो वो जो गैमेट्स हैं वो एबनॉर्मल बनेंगे। जब गैमेट्स एबनॉर्मल बनेंगे तो उनकी वजह से आगे ऑफस्प्रिंग जो है वो भी कैसा बनेगा, एबनॉर्मल बनेगा। दैट विल लीड टू अ स्पेसिफिक सिंड्रोम और डिजीज, या फिर सम टाइम हम इसे कहते हैं कि अबॉर्शन भी हो जाते हैं। तो ये
जो हमने कहा है नॉन डिस्टिंक्शन, तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अनइक्वल distribution of chromosome during meiosis, distribution of chromosome during meiosis के दौरान ऐसा होता है कि क्रोमोसोम्स इक्वली डॉटर सेल्स में डिवाइड नहीं होते, जिसकी वजह से म्यूटेशन कॉज होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिर्फ यही टाइप्स नहीं है, सिर्फ यही टाइप्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं नहीं है, इसके अलावा और भी टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं, जिनको हम ऐसे कह सकते हैं फर्दर टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस, और उनको हम डायग्रामेटिकली जो है वो प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम फर्दर टाइप्स की बात करते हैं, फर्दर टाइप्स की, तो उसमें ट्रांसपोजोन्स की बात कर लेता है, इंसर्शन डिलीशन जो हमने पहले बात की है उसकी बात करते हैं। इस तरह से है, लेट्स सपोज कि आपके पास एक क्रोमोसोम है, दैट इज अ वन क्रोमोसोम। इस वन क्रोमोसोम्स के अंदर 3 जीन्स हैं, ए बी सी। जब इसमें 3 जीन्स हैं तो इसमें बिल्कुल नॉर्मल प्रोटीन जो है वो बनेगी, यानी कि प्रोटीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें 3 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स एग्जिस्ट करते हैं, इस तरह से भी आप इनको काउंट कर सकते हैं। तो नॉर्मल प्रोटीन, देयर इज नो एनी चेंज, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, इस क्रोमोसोम के अंदर। तो अब हम कहेंगे देयर इज नो म्यूटेशन, तो इसमें कोई म्यूटेशन नहीं है, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल प्रोटीन डेवलप हो रही है। अब प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? लेट्स सपोज कि ये आपके पास वही एक नॉर्मल क्रोमोसोम मौजूद है, इसमें आपके पास 3 जीन्स मौजूद हैं, कहीं से किसी और जगह से एक न्यूक्लियोटाइड आया और वो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आके इसके अंदर घुस जाएगा। आप ऐसे कह सकते हैं इसमें ऐड हो जाएगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको रिप्लेस कर दिया उसने। यहाँ पे था टी, उसको उसने रिप्लेस कर दिया किसके अंदर? ए के अंदर। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना, चेंज करना, रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसमें हो जाती है। अब आप ये बात तो जानते हैं कि जैसे ही इसमें चेंज आएगा तो जाहिर सी बात है मैसेज चेंज हो जाएगा। मैसेज चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन नॉर्मल बनेगी? बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो प्रोटीन कैसी हो जाएगी? डिफेक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कहते हैं ड्यू टू न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इसकी रिप्लेसमेंट की वजह से क्या होगा, नॉर्मल प्रोटीन से वो प्रोटीन कैसी बन जाएगी? एबनॉर्मल प्रोटीन बन जाएगी। जब एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगी तो ये हो सकता है कोई एंजाइम हो सकता है, कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो सकती है, तो दैट इज म्यूटेशन। और इस म्यूटेशन को हम किस नाम से मेंशन कर सकते हैं? पॉइंट म्यूटेशन के नाम से मेंशन करते हैं, क्योंकि वी नो दैट इफ देयर इज अ वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस आर चेंज, दैट इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। अब इसी तरह से एक और भी है जिसको हमने इंसर्शन के नाम से मेंशन किया हुआ है। अब देखिएगा उसमें क्या होता है, आपके पास ये नॉर्मल जो है वो क्रोमोसोम एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस नॉर्मल क्रोमोसोम्स में ए बी सी ये पार्ट्स मौजूद हैं, दैट इज अ क्रोमोसोम। अब ऐसा होता है कि किसी दूसरे क्रोमोसोम का एक पार्ट टूटा और वो पार्ट टूटकर यहाँ पर आके इसमें किसी भी जीन पर किसी भी जगह पर आकर अटैच हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। जब ये इंसर्शन होगी, लेट्स सपोज यहाँ पे हम कहते हैं कि ये एक पार्ट किसी और क्रोमोसोम्स का आकर क्या हो गया? इंसर्ट हो गया। तो जब ये इंसर्ट हो गया तो क्या ये मैसेज को चेंज करेगा? डेफिनेटली। वहां पे जीन्स हैं उनके दरमियान में आ गया है, हो सकता है कि वो रेगुलेटरी जीन हो सकता है कि वो कुछ स्ट्रक्चर बना रही हो। तो जब इस तरह से इंसर्शन होती है तो ये पॉइंट या ये म्यूटेशन इंसर्शन के नाम से हम इसे मेंशन कर रहे होते हैं। और इंसर्शन की वजह से भी ये एक सेगमेंट, क्रोमोसोमल सेगमेंट ऐड हुआ है, यानी कि यहाँ पे एक सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या हुआ है? ऐड हुआ है, इंसर्ट हुआ है। इसकी वजह से हमने इंसर्शन कहा, और इसकी वजह से भी प्रोटीन क्या हो जाएगी? एबनॉर्मल हो जाएगी। जब एबनॉर्मल प्रोटीन हो जाएगी तो दैट विल, आप जानते हैं फिर उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिजीज या समथिंग लाइक दिस। सेम एज इट इज इफ देयर इज अ सर्टेन पार्ट इज डिलीटेड फ्रॉम द क्रोमोसोम, दैट इज नोन एज डिलीशन। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट हम कहते हैं कि एक डिलीशन का पॉइंट भी होता है। डिलीशन में क्या है? एक क्रोमोसोम है इस तरह से पूरा। अब ये जो क्रोमोसोम है इसमें ए बी सी
जीन्स मौजूद हैं। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे बी वाली जीन ही डिलीट हो जाती है। जब ये बी वाली जीन डिलीट हो जाएगी तो बाकी क्या रह जाएगा, इस तरह से दो जीन्स रह जाएंगी, ए और बी। अब ये जो बी वाली जीन है, हो सकता है कि दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सी और मेनी अदर्स, या फिर किसी दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट होगी। जब ये उसके लिए इंपॉर्टेंट होगी तो ये यहाँ पे प्रोटीन रेगुलेशन या फिर वो एक प्रोटीन ज़ाया हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं अब ये जो प्रोटीन है ये भी कैसी बनेगी, अब नॉर्मल प्रोटीन जो है वो इसमें एग्जिस्ट करेगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। जिससे हम कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोमल सेगमेंट जो है वो क्या हो चुके हैं, सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम लॉस होता है। जब सेगमेंट क्रोमोसोम लॉस होता है तो ये किसकी तरफ लेके जाएगा, डिलीशन की तरफ लेके जाएगा। अब लास्ट पॉइंट पे एक और चीज है जिसको हम ट्रांसपोजोन्स के नाम से मेंशन करते हैं। ट्रांसपोजोन चैप्टर नंबर 22 पेज नंबर 163 पे भी इसको मेंशन किया हुआ है। अब वो कैसे है, यहाँ पे उसको हमने लिखा ट्रांसपोजोन्स। बेटा आप ट्रांसपोजोन्स को दूसरा नाम भी दे सकते हैं। दूसरा नाम आप दे सकते हैं जंपिंग जीन्स। जंपिंग जीन्स, इसका मतलब ये है कि एक जीन एक जगह पर नहीं रुकती, एक जीन एक जगह पर नहीं रुकती, दैट जंप फ्रॉम वन लोकस टू अनदर लोकस। मतलब क्रोमोसोम में एक जगह पे मौजूद है, वहां से उसने जंप किया सेम क्रोमोसोम पर या डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर जाके ऐड हो गई। तो ऐसी जो जंपिंग जीन्स हैं, दीज मे और मे नॉट कॉज एबनॉर्मेलिटी। लेट्स सपोज कि यहाँ पे ये जो जीन थी ए बी सी, हो सकता है कि बी यहाँ से जंप करे किसी दूसरे क्रोमोसोम पे चली जाए, वहां से जंप करे किसी दूसरे क्रोमोसोम पे चले जाए। तो हम कहते हैं इस तरह से दैट कैन मे और मे नॉट, हो सकता है या नहीं भी हो सकता कि इसकी वजह से एबनॉर्मल प्रोटीन बने। यानी कि जरूरी नहीं है कि एबनॉर्मल प्रोटीन इसमें डेवलप होगी। तो दैट डिपेंड अपॉन द जंपिंग, के वो कहाँ से किस तरफ जंप कर रही है, तो उस पर डिपेंड करता है कि इधर इट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। अच्छा, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी है। यानी कि ओवरऑल अगर ये पूछा जाए एक्सप्लेन इन डिटेल म्यूटेशन, तो ये एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपने सब हेडिंग वाइज इसे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना है, लिखना है। और साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस लाइक दैट ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ म्यूटेशन, व्हाट आर इट्स टाइप्स, इसकी टाइप्स कौन सी हैं, और इसके आगे फर्दर एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपने फिनाइल कीटोनुरिया पढ़ा, सिकल सेल हीमोग्लोबिन है, और इन्हीं के अंदर फर्दर एमसीक्यूज भी हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।